हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। दोस्तों, आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इस वीडियो से आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। ये मेरा इंटरव्यू सीरीज़ की चौथी वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बाकी 3 वीडियोस भी ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि नॉलेज और स्किल हम स्प्रेड करें और सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करें। आज मैं इस वीडियो के अंदर क्वालिटी कंट्रोल, क्यूएमएस का मतलब है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ईएचएस का मतलब है एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, ओएचएस का मतलब है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरव्यूज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको जरूर सफलता हासिल होगी। ये कुछ वीडियोस हैं जिसको आप जरूर देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है माई फैक्ट्री ट्रेनिंग चैनल को तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाउ टू गेट द जॉब। दोस्तों, जॉब इंटरव्यूज में सक्सेस लेने के लिए ये 3 सक्सेस मंत्रा का होना बहुत ज़रूरी है और इसको आप पक्के तरीके से समझिए। बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट और बी यूअरसेल्फ। बी प्रिपेयर्ड के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके पास स्किल, वैल्यूज़ और टैलेंट आते हैं। इसके अंदर जब हम अपनी प्रिपेयर्डनेस करते हैं, स्किल को इतना शार्प कर लीजिए ताकि आपकी वैल्यूज़ और टैलेंट्स को हम अपने इंटरव्यूज़ के अंदर दिखा सकें। और इसी तरीके से हम कॉन्फिडेंट की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर भी स्किल और एक्शंस, जैसे आप स्किल सीख जाते हैं और एक्शंस करने लगते हैं तो आपके अंदर अपना एक बिलीव पैदा हो जाता है और उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसी तरीके से बी योरसेल्फ, आपको अपने अंदर कुछ बनावटी या एक ऐसी फियर फैक्टर नहीं डालना। आपको रिलैक्स एक स्किल के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस शो होता है और जब आप जॉब इंटरव्यूज के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सफलता आपको अपने हाथ में मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टेक्निकल इंटरव्यूज के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपने इस तरीके से समझना है जैसे मैं इसमें समझा रहा हूं कि आप जैसे डिफाइन क्यूएमएस क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो इसको आपने सिंपली क्यूएमएस नहीं समझना या एक फुल फॉर्म में नहीं बताना। इसको आपने बताना है ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है, वन इज क्वालिटी सिस्टम एंड दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। तो QMS, वन इज क्वालिटी सिस्टम एंड अदर इज मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके बाद में आपने डिटेल में बताना है क्वालिटी सिस्टम के बारे में। क्वालिटी सिस्टम के अंदर जो है टोटल कस्टमर क्वालिटी सेटिस्फैक्शंस की हम बात करते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच आती है। इसी तरीके से अगर हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स डिफाइन टू मेक ए गुड प्रोडक्ट। तो इसके अंदर प्रोसेस, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। और इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आता है जिसमें हम फोकस करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है प्रॉपरली, एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है क्लियरली, और इसी तरीके से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी फोकस मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है। तो हमें क्यूएमएस को इस तरीके से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आता है एमएसए। एमएसए को हम फुल फॉर्म में पहले बात करेंगे। इसका मतलब है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। इसको अब हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने का इसका तरीका है कि एमएसए एक मेथोलॉजी है जिसके अंदर प्रोसेस के वेरिएशन को समझा जाता है और इस मेथोलॉजी से हम मैथमेटिकल या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का प्रयोग करके प्रोसेस के वेरिएशंस की स्टडी करते हैं और ये जो वेरिएशंस आते हैं इसको फिर हम मिनिमाइज करते हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स बेटर आए। तीसरा क्वेश्चन आता है जो नॉर्मली पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 9000। इसको हमने खाली सर्टिफिकेशंस के लिए नहीं बोलना कि ये सर्टिफिकेट होता है, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा सामने इंटरव्यू लेने वाले का। आपको इसका जो आंसर देना है थोड़ा डीपर में जा करके या थोड़ी डिटेल में जा करके देना है। इसको आप बोलेंगे कि ISO
का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है नंबर 1, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। उसके बाद में दूसरा आता है कि बिजनेस प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट विद अकाउंटेबिलिटी। उसके अंदर हमें अकाउंटेबिलिटी जरूर बोलना है, बिकॉज आफ्टर जो मॉडिफिकेशन हुआ है, नया जो सिस्टम आया है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काफी जोर दिया गया है, जो पहले पुराने सिस्टम में नहीं था। ऐसे ही ISO 9000 एक पार्ट है QMS का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ये पार्ट है, जिसके अंदर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। NVA की, NVA का मतलब है नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज, जिसको हमें रिड्यूस करना है और प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो इस तरीके से आपने आंसर देना है ISO 9000 का। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम को सॉल्विंग टेक्निक कितनी तरह की हैं जो आप यूज करना जानते हैं। तो नॉर्मली लोग कई बार 5Y बोल देते हैं, कई बार PDCA बोल देते हैं, कई बार 8D बोल देते हैं। तो आपको ये चारों के बारे में बताना है। तो 8D है, PDCA है, 5Y एनालिसिस है और DMAC है। तो 8D के अंदर हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हुए बताते हैं। पहला आता है इसके अंदर, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है प्रॉब्लम को, फिर हम एक टीम बनाते हैं, उसको फिर हम डिस्क्राइब करते हैं प्रॉब्लम को, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम के कंटेनमेंट्स हैं उसके अंदर जो हैं वो डिटेल्स हम बताते हैं। फिर उसके बाद में डिफाइन करते हैं रूट कॉजेज को। फिर हम रूट कॉजेज डिफाइन करने के बाद में जो पिक करते हैं सोल्यूशन, जब हम रूट कॉज एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको पिक करते हैं सोल्यूशंस को, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद में प्रिवेंशंस या रीअकरेंस के ऊपर बात करते हैं, और लास्ट में जब हम ये रिजल्ट्स आ जाते हैं रीअकरेंस या उसको सस्टेन करने के ऊपर, तो हम एक रिवार्ड सेलिब्रेशन करते हैं विद द टीम। ऐसे ही PDCA के अंदर का सिंपल फॉर्म है, प्लान करना है, फिर उसको डू करना है, फिर हमें चेक करना है और उसके बाद में एक्ट करना है। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है। ऐसे ही 5Y के अंदर YY एनालिसिस में पहले हम Y कंक्लूड करते हैं, फिर उस 1Y को हमें एनालाइज करना है उसके वाइज को निकालने के लिए। इस तरीके से हमारे जो आंसर्स आ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 5Y तक ही जाना पड़े, कई बार सेकेंड Y पर भी हमें आंसर या सोल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का। अगला आता है DMAC। DMAC एक बड़ी कॉमन मेथोलॉजी है, जिसको हम 6 सिग्मा टेक्निक भी कह सकते हैं या DMAC अप्रोच भी कह सकते हैं। इसमें डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव एंड कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों, अभी तक जितना मैंने आपको जो क्वेश्चंस और आंसर्स के ऊपर मैंने जो डिस्कस किया है, मेरी कोशिश ये है कि आपको इसको एलोबरेटिवली समझाएं, ताकि आपको इजीली समझ भी आए और आप इंटरव्यूअर के सामने आंसर भी अच्छे तरीके से दे पाएं, ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जल्दी से। अगला ये क्वेश्चन आता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट में फ़र्क क्या है। इसको समझने के लिए पहले हम नीचे जो एरो वाला जो मैंने पिक्चर बनाया हुआ है, पहले वहाँ से समझते हैं। इफेक्टिव के अंदर इनपुट, फिर उसके बाद में जब हमने उसको डिज़ायर रिजल्ट्स की तरफ, हम सक्सेस की तरफ गए, तो हमारा आउटपुट आया। इसमें आप एक क्रिटिकलिटी देख रहे होंगे कि दोनों तरफ जो स्क्वायर का साइज है, इनपुट और आउटपुट का जो साइज है वो सेम है, यानी कि उसके अंदर कोई इजाफा या कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। किसमें? हमारी प्रोडक्टिविटी में। बट इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि हमने जो डिज़ायर रिजल्ट था वो तो हमने अचीव कर लिया, क्योंकि आउटपुट का जो रिजल्ट था वो हमने अचीव कर लिया। एफिशिएंट के अंदर इनपुट छोटी है, अगला जो सामने वाला जो एरो है, उसके बाद में आप देख रहे हैं 6 स्क्वायर्स बने हुए हैं, यानी कि एफिशिएंट है। छोटी इनपुट से आउटपुट ज़्यादा निकल रही है, तो इसका मतलब रिजल्ट भी आया और आउटपुट ज़्यादा भी आई। तो अब इसको हम ऊपर से समझते हैं। टारगेट अचीव होता है इफेक्टिव के अंदर, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। बट एफिशिएंट के अंदर टारगेट अचीव होते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई भी होती है, और इम्प्रूवमेंट इसमें यह होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। अब फिर वापस हम इफेक्टिव में आते हैं, जिसके अंदर टारगेट नॉट अचीव और रिसोर्सेज वेस्टेड भी हो गए। इसका मतलब इफेक्टिव के अंदर अगर हमने टारगेट नहीं अचीव किए तो रिसोर्स भी वेस्ट हुए, दैट इज जो हमने काटा दिखाया हुआ है, यानी कि नॉट डिजायरेबल। इसी तरीके से एफिशिएंट के अंदर भी नॉट डिजायरेबल के अंदर टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेट्स सपोज, बट रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं इसके अंदर।
क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इनपुट कम है, आउटपुट तो निकलेगा ही, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव करती हुई नजर आएगी ही आएगी, यानी कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे अगर आप एफिशिएंट वे में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत मोस्ट कॉमन है, 7QC टूल्स के बारे में। ये 7QC टूल बेसिकली, पहले तो इसको हमने खाली सीधा उसके नंबर्स नहीं बताने हैं कि चेक शीट है जी, रूट कॉज है, फ्लो चार्ट है, हिस्टोग्राम है, या कंट्रोल चार्ट है, या पैरेटो डायग्राम है, या स्कैटर डायग्राम है। इसमें जो ऊपर के जो 4 पॉइंट हैं ये बताने भी बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आपको ये ज़रूर बताना है कि पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई करने में काम आता है रूट कॉज एनालिसिस के लिए। इसमें क्या करते हैं, पहले हम कलेक्शंस करते हैं डाटा का, फिर हम एनालिसिस करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं रूट कॉजेज को, और आफ्टर इम्प्रूवमेंट फिर हम इसके रिजल्ट भी एनालाइज करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बिफोर आफ्टर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत मोस्ट कॉमन है, एसपीसी, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो पहला तो पॉइंट आ गया, ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है। एसपीसी एक साइंटिफिक, ये एक अप्रोच है, इसके अंदर हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं, और इस डाटा एनालिसिस से हमें क्या मालूम चलता है, प्रोसेस के वेरिएशंस पता चलते हैं, या प्रोसेस की मेजरमेंट हो रही होती है, मॉनिटरिंग हो रही होती है प्रोसेस की, प्रोसेस के वेरिएशन एलिमिनेट करने में काम आता है, और इम्प्रूवमेंट्स, प्रोसेस के अंदर जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी इसमें क्लियरली नज़र आ जाती है। एक ग्राफ दिखाया है सामने जिसके अंदर शिफ्ट का टाइम चल रहा है, और प्रोसेस का वेरिएशंस ऊपर नीचे नज़र आ रहा है, और इसमें यूसीएल और एलसीएल, ये मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजी है, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये एक टॉलरेंस से आती है, और अगर हमारा प्रोसेस इन दोनों के बीच में चल रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है। लेकिन जो वेरिएशंस अगर इसमें ज़्यादा आ रहे हैं उसको हमें कम करना होता है, जो एसपीसी हमें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गेज आर एन आर। ये एक मोस्ट कॉमन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। गेज आर एन आर को पहले तो हमें ये समझना है कि इसकी फुल फॉर्म है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्यूजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कंबाइन एस्टिमेशंस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। इसका मतलब है कि जैसे मैंने ग्राफ में दिखाया है कि 3 अप्रेजर्स हैं या 3 इंस्पेक्टर्स हैं, इसको इस तरीके से समझिए। तो ये 3 ग्राफ बन रहे हैं, और इसके अंदर अगर हम देखें कि सेंटर से वो शिफ्ट होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, एक रेड कलर में दिखाया है, एक ब्लू कलर में दिखाया है, और एक डॉटेड में दिखाया है ब्राउन कलर में। इन टोटल की जो टोटल जो रेंज आ रही है नीचे, हमने जिसको हमने GRR लिखा है, दैट इज कॉल्ड गेज आर एन आर। गेज आर एन आर, गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसके बाद में हमने अगला ग्राफ जो दिखाया है, इसको हमने कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है 1 इज GRR, जो बीच में सेंटर में है, जो इस प्रोसेस के अंदर आगे पीछे जाएगा, बिकॉज ये 3 अप्रेजर्स हैं जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग होगी। और उसके ऊपर हमने दिखाया है पार्ट वेरिएशंस, जिसे हम PV से दिखा सकते हैं। तो टोटल जो वेरिएशंस आएगा वो दोनों का इफेक्ट आएगा, एक आएगा पार्ट का वेरिएशन और दूसरा आएगा GRR का, जिसे हम कहते हैं गेज आर एंड आर। PV का स्क्वायर किया, उसको प्लस कर दिया GRR के स्क्वायर से, और उसको अंडर रूट में ले लिया। तो ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन आ जाती है जो हमें शो करती है टोटल वेरिएशंस इन आवर प्रोसेस, और इसको हमने ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन है वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिट्स एंड टाइप्स ऑफ फिट्स। ब्रीफ डिटेल बतानी होगी। पहला बड़ा सिंपल है, फिट्स का मतलब ये है कि होल एंड शाफ्ट को असेंबली से पहले हम जो साइज का जो मेजरमेंट करेंगे उसका जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द फिट, दैट इज डिफाइंड बाय द फिट। और 3 तरह की फिट्स होती हैं, वन इज द क्लियरेंस फिट, अनदर इज द ट्रांजिशन फिट, और तीसरी होती है इंटरफेरेंस फिट। तो ये 3 को आपने नाम याद रखने हैं, और डिफाइन कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आता है COPQ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी।
और इसको अब खाली कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बता करके आपने स्टॉप नहीं करना दोस्तों। इसके बाद में आपने ये बताना है कि ये डिवाइड होगा दो फेलियर्स में। वन इज इंटरनल फेलियर होते हैं और एक होते हैं एक्सटर्नल फेलियर्स, और दोनों के अंदर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का इफेक्ट आता है। तो इंटरनल फेलियर्स के अंदर आपने बताना है कि एक तो एक्सेसिव स्क्रैप, जो आपने अकाउंट फॉर की हुई है स्क्रैप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बट उससे आप ज़्यादा स्क्रैप जनरेट कर रहे हो या रीवर्क ज़्यादा कर रहे हो, एक्सेसिव मशीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, मेंटेनेंस पुअर है और अनबैलेंसिंग है लाइन की। और दूसरा एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव रिपेयर होती है, एक्सेसिव सर्विस हो रही है, हाई वारंटी क्लेम्स आ रहे हैं कस्टमर से, कस्टमर के डिफेक्ट्स आ रहे हैं, और प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट कर रहे हो, कस्टमर से रिटर्न आ रहा है, आपका जो पार्ट्स है वो मिसिंग हो रहा है, या बॉम्ब गलत है, या पैकेजिंग के ऊपर डैमेज हो रहा है, या ट्रांजिट डैमेज हो रहा है, या रॉन्ग स्पेसिफिकेशन के साथ में आप शिपमेंट कर रहे हो। ये सभी चीज़ें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। तो इतनी डिटेल आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मेरी वीडियोस प्रैक्टिकल, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल तरीके से दिखाई जाएं, और आप सबको मेरे चैनल को देखने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सब्सक्राइब करने से एक बेनिफिट यही है कि जैसे ही वीडियो नई आती है तो आपको सबसे पहले उसको देख सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय चैनल्स।